नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बल्कि हमारे अपने वजूद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। 8%, ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। पता है ये क्या है? ये है दुनिया की कुल प्रजातियों का वो हिस्सा जो सिर्फ हमारे देश भारत में मिलता है ना कमाल की बात। इसी वजह से तो हम दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले देशों में गिने जाते हैं। पर ये जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे समझें तो इसका मतलब है जीवन में वैरायटी। आप इसे एक बहुत ही खूबसूरत बारीकी से बुने हुए कालीन की तरह सोच सकते हैं। इसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक हर कोई एक धागा है, और हर धागा, चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, दूसरे धागों से जुड़ा है। सब मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस वाला इकोसिस्टम बनाते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम इस सिस्टम के मालिक नहीं हैं। हम तो बस इसका एक हिस्सा हैं। और सच तो ये है कि हम पूरी तरह से इसी पर टिके हुए हैं। सोचिए, जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जिस मिट्टी में हमारा खाना उगता है, ये सब कहाँ से आ रहा है? इसी इकोसिस्टम से। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक बहुत ही चिंताजनक मोड़। हमारी ये जो इतनी रिच हेरिटेज है, ये जो जीवन का ताना बाना है, अब इस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए चलिए भारत की शान कही जाने वाली एक प्रजाति की कहानी देखते हैं। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस समय भारत के जंगलों में अंदाजा है कि करीब 55,000 बाघ शान से घूमा करते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक शानदार संख्या जो बताती थी कि हमारा इकोसिस्टम कितना हेल्दी था। और फिर वक्त तेजी से आगे बढ़ता है। सिर्फ 70 साल बाद 1973 तक आते आते ये संख्या कहाँ पहुंच गई? सिर्फ 1,827। ये गिरावट इतनी भयानक है कि सवाल पूछना लाजमी है, आखिर हमसे इतनी बड़ी चूक कहाँ हो गई? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। अवैध शिकार मतलब पोचिंग एक बहुत बड़ा विलन था। बाघों की खाल और हड्डियों के लिए उनका बेरहमी से शिकार किया जा रहा था। साथ ही जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, हमने जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके घर सिकुड़ने लगे। और तो और, जिन जानवरों का शिकार करके बाघ अपना पेट भरते थे, उनकी संख्या भी कम होने लगी। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सरकार की नींद खुली। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का अगला हिस्सा। इस तबाही को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? इस कहानी में 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, 1972, जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। इसने पहली बार प्रोटेक्टेड जानवरों की एक लिस्ट बनाई और शिकार पर सख्त पाबंदी लगा दी। और इसके ठीक 1 साल बाद 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो बाघों को बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक था। अब देखिए, जानवरों को बचाना है तो उनके घरों को यानी जंगलों को भी तो बचाना होगा। इसके लिए जंगलों को कानूनी तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन वो थे जिन्हें संरक्षण के लिहाज से सबसे कीमती माना गया, और रक्षित वनों को और ज्यादा बर्बादी से बचाने पर फोकस किया गया। ये चार्ट हमें इसका एक आइडिया देता है। और एक मज़ेदार बात यह है कि आरक्षित और रक्षित वनों को मिलाकर स्थायी वन या परमानेंट फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। इनका मेन मकसद होता है इमारती लकड़ी और दूसरे ज़रूरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना। अच्छा, तो वापस आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पर। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ बाघों को बचाने के लिए नहीं था। नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। आइडिया ये था कि अगर हम बाघ जैसी कीस्टोन स्पीशीज को बचा लें तो असल में हम उसके पूरे घर को यानी पूरे के पूरे जंगल को ही बचा लेंगे। और ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, असल में जमीन पर काम हुआ। देश भर में टाइगर रिजर्व बनाए गए। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेकर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और केरल के पेरियार तक ये रिजर्व आज भी हमारी संरक्षण की कोशिशों की जिंदा मिसाल हैं। पर रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। एक तरफ तो सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ जमीन पर एक और ताकत काम कर रही थी। और वो ताकत थी आम लोगों की,
स्थानीय समुदायों की। हमारे देश में प्रकृति को बचाने की सोच कोई नई नहीं है, ये हमारी संस्कृति में सदियों से है। कई आदिवासी समुदाय तो प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्होंने कुछ जंगलों को सेक्रेड ग्रोव्स या पवित्र उपवन मानकर उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। वो मानते हैं कि इन जगहों पर देवी देवता रहते हैं और वहाँ एक टहनी काटना भी मना है। और इसके कुछ ऐसे कमाल के एग्जाम्पल्स हैं कि सुनकर हैरानी होती है। राजस्थान में बिश्नोई समाज के गांवों में चले जाइए, वहां काले हिरण, चिंकारा और मोर इंसानों के बीच ऐसे घूमते मिलेंगे जैसे वो परिवार का ही हिस्सा हों। या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें, वहां के गांव वालों ने तो वाइल्ड लाइफ एक्ट का ही सहारा लेकर माइनिंग के खिलाफ जंग छेड़ दी, सिर्फ अपने जंगल को बचाने के लिए। और चिपको आंदोलन, उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। वो सिर्फ पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाने का एक आंदोलन नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर था। उस आंदोलन ने ये भी साबित कर दिया कि अगर लोकल लोग साथ आ जाएं, तो वो स्थानीय पेड़ पौधों को लगाकर पूरे के पूरे जंगल फिर से खड़े कर सकते हैं। यही नहीं, संरक्षण का एक और तरीका हमें बीज बचाओ आंदोलन में देखने को मिला। इस आंदोलन ने साबित किया कि पारंपरिक बीजों और बिना केमिकल वाली खेती भी मुमकिन है और फायदेमंद भी। एक तरह से ये खेती में बायोडायवर्सिटी को बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो हमने देखा कि सरकार ने क्या किया और हमने ये भी देखा कि लोगों में कितनी ताकत है। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? और जवाब शायद इन दोनों को मिलाने में ही है। और यहीं एंट्री होती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM की। ये क्या है? ये एक तरह की पार्टनरशिप है। इसमें सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव के लोग दोनों मिलकर बर्बाद हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने का काम करते हैं। इसकी ऑफिशियल शुरुआत हुई थी 1988 में ओडिशा से। मॉडल बड़ा सिंपल है। गांव वाले जंगल की रखवाली में मदद करते हैं और बदले में सरकार उन्हें लकड़ी के अलावा बाकी चीजें जैसे फल, फूल, चारा वगैरह इस्तेमाल करने का हक देती है। मतलब एक विन विन सिचुएशन। और जानते हैं, ये जो प्रकृति को बचाने की भावना है, ये कोई आज की बात नहीं है। आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, पेड़ सभी प्राणियों की रक्षा करता है और तो और खुद को काटने वाले कुल्हाड़ी वाले को भी छाया देता है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति हमें बिना किसी शर्त के देती है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा करें। तो हम आज की इस चर्चा को इसी एक जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं। ये तो साफ है कि न तो सरकार अकेले ये लड़ाई लड़ सकती है और न ही समुदाय। असली जीत तो तभी मिलेगी जब ये दोनों हाथ मिला लेंगे और साथ मिलकर काम करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ निकालेंगे। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।